तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं DRA कैपेसिटेंस। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको क्या करना है। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद जैसे ही ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, उसके जो पोटेंशियल है वो पहले से इतना रह गया V/8। तो सबसे पहले देखें जो पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? जब एयर प्रेजेंट है और जब मीडियम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल के, ठीक है। तो ये कैपिटल के होता है। तो कैपिटल के में अब बताओ, उन्होंने पूछा क्या है कि इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले जो V था, VA, एयर में पोटेंशियल है मान लो V। अब मीडियम इंट्रोड्यूस करने के बाद पोटेंशियल रह गया V/8 विच इज इक्वल टू कैपिटल के, और V से V हो गया कैंसिल और 8 ऊपर जाएगा तो K बिकम्स 8। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा वो आ गया 8, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा कि कैपेसिटर को चार्ज किया किसी बैटरी के साथ और उसके बाद उसको कर दिया डिस्कनेक्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझें कि पहले इसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर है, उसके बाद उसको पहले चार्ज किया गया, चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की गई, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया इसके बीच में, ठीक है। तो अब देखो एक बात याद रखिए, जब भी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे ना कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद, जो Q है वो क्या हो जाएगा? Q बिकम्स कांस्टेंट। तो Q है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर Q कांस्टेंट हो गया, और Q किसके इक्वल है? CV के। जब भी बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो याद रखिए Q कांस्टेंट होता है, और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट रहता है। अब Q अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि CV इज इक्वल टू कांस्टेंट, CV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब देखो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये तो आपने ड्राइव किया कि कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मगर जो V है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो V है वो डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि किसी में डिक्रीज इन पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो इसमें डिक्रीज इन पोटेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर C इंक्रीज हो जाता है तो आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो Q² डिवाइडेड बाय 2C विच इज इक्वल टू एनर्जी। और अगर C इंक्रीज हो गया तो U क्या हो गया? डिक्रीज। तो उसके बाद उन्होंने क्या है कि रिडक्शन इन स्टोर्ड एनर्जी बट नो चार्ज चेंज, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो D आंसर आएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया कि एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है? तो सिंपल आपको पता ही है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है एक तो हाफ CV², एक तो ये फॉर्मूला होता है, और आगे अगर मैं बात करूं Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो इसमें से V निकाल के इसमें पुट करो तो U इज इक्वल टू 1/2 Q/C², ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है ये, तो हाफ Q² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे C भी आएगा, यहाँ पे C भी आएगा, ठीक है। C से एक C कैंसिल हो जाएगा तो ये फॉर्मूला भी बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है कि इसमें ऑप्शन कौन सी करेक्ट है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आ रही है, तो आंसर इसका कितना आ गया? इसका आंसर आ गया आपका A। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि कैपेसिटी ये दे रखी है आपको, कैपेसिटर, और पोटेंशियल भी दे रखा है, ठीक है। मतलब कैपेसिटी दे रखी है, पोटेंशियल दे रखा है, तो आपको फाइंड करना है एनर्जी स्टोर्ड ऑन डिस्चार्जिंग, कितनी एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगी और कितनी बाद में डिस्चार्ज होगी। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, हाफ CV²। तो इसमें क्या करेंगे? हाफ और C की वैल्यू पुट करेंगे आप 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और V की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 100 होल स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा 0.02, ठीक है। और इसके यूनिट है तो एनर्जी है तो यूनिट क्या होंगे? जूल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 1, ठीक है। इसका A आएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई इंसुलेटिंग स्फीयर है जिसका रेडियस R1 R2 है और चार्ज Q1 Q2 है, ठीक है। तो अब उसको कनेक्ट कर दिया गया, मतलब अब याद रखें कि
इसके पास चार्ज है Q1 और इसका रेडियस है R1 और ये है Q2 और इसका रेडियस है R2 और इसको कर दें कनेक्ट। तो कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि एनर्जी इसमें से चार्ज फ्लो करेगा और हाइयर टू लोअर फ्लो करेगा, मतलब डिपेंडिंग कि ज्यादा पोटेंशियल किसका है। तो आपको पता है कि कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट R1 और इसका क्या होगा Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास Q1 R1 इक्वल टू Q2 R2। ठीक है, ये कब कंडीशन है, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब तक सेम नहीं होता तब तक एनर्जी इसमें से चार्ज फ्लो करेगा और एनर्जी जो है वो लॉस होता रहेगा। ठीक है, और कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक ये कंडीशन ना हो जाए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आप चेक करते हैं इसमें क्या आंसर आ सकता है। तो सबसे पहले नो चेंज इन एनर्जी, तो ये तो आप कहेंगे नहीं कि एनर्जी के अंदर चेंज नहीं आएगा, तो चेंज तो आएगा ही क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा जब चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा। और उसके बाद कहा है कि इंक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी इंक्रीज तो होगी नहीं, ये भी करेक्शन नहीं है। ऑलवेज डिक्रीज इन एनर्जी, तो हाँ एनर्जी तो डिक्रीज होगी मगर ऑलवेज नहीं होगी। कब तक होगी, जब तक Q1 ये कंडीशन सेटिस्फाई ना कर दे। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि जब बैटरी को, किसी भी कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया, ठीक है, मतलब द पैरेलल प्लेट कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द बैटरी एंड इट्स चार्ज पोटेंशियल एनर्जी जो पहले थे वो ये थे, इन ऑर्डर टू फिल द स्पेस उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया और बैटरी अभी भी कनेक्टेड है। तो आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास था एक कैपेसिटर। ठीक है, अब इसके पास जो चार्ज था इसके अंदर इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया पहले तो। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद इसका पहले चार्ज था Q0। ठीक है, और पहले इसका पोटेंशियल था V0, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड था E0 और उसकी जो एनर्जी थी वो U0। अब किया क्या गया है, अब किया ये गया है कि अब इस कैपेसिटर के बीच में क्या रखा गया, अब इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। अब इसका जो चार्ज है वो Q हो गया, पोटेंशियल V हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया और एनर्जी होगी U। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, और बैटरी भी अभी कनेक्टेड है, बैटरी स्टिल कनेक्टेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आप ये देखें कि जब भी बैटरी कनेक्टेड है, अभी भी बैटरी कनेक्टेड है, तो एक बात तो क्लियर है कि बैटरी कनेक्टेड है तो इसका मतलब V जो है वो कांस्टेंट रहेगा, V के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब V नॉट इक्वल टू V। तो क्या इसमें से आपको कोई ऑप्शन ठीक लग रहा है? तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। आगे चेक करेंगे तो उन्होंने कहा है कि चार्ज के कैपेसिटी के ऊपर क्या असर होगा। तो आपको पता है जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटी, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है। पहले कैपेसिटी C0 थी तो अब कैपेसिटी क्या है C, तो C कैपेसिटी होगी इंक्रीज। ठीक है, अगर कैपेसिटी इंक्रीज होगी और आपको ये पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है और ये पता है कि V कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, V के बारे में मैंने आपको बताया कि जो V है वो कांस्टेंट क्योंकि बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड। तो आपके पास क्या रिलेशन आ गया, Q बाय C इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, अगर C बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा। इसका मतलब Q0 जो है, Q जो है वो ज्यादा है किससे, Q0 से, मतलब बाद में जो Q चार्ज पहले से ज्यादा, आगे से ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट आ गया। अब बात करें एनर्जी की, तो अगर एनर्जी की बात करें तो आपको पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CV इंटू V। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं QV, हाफ QV। ये पहले था। अब देखो आपको ये पता है कि Q कांस्टेंट है, Q तो Q कह रहे हैं कि V कांस्टेंट है। अब Q0 जो है वो क्या हो गया, 1/2 QV हो गया। ये होगी एनर्जी, अब पहले ये थी अब ये एनर्जी होगी। अब आपको पता है कि जो V है वो तो कांस्टेंट है, Q बढ़ गया, Q बढ़ गया तो एनर्जी भी बढ़ गई। इसका मतलब U बिकम्स ग्रेटर देन U0।
तो इसका आंसर ए और डी दोनों इसके आंसर आएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्लियर हो चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये पता है कि एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें जो एनर्जी है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जिसमें आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ये है और उसका पोटेंशियल वी है। तो इसका फॉर्मूला तो सीधा सीधा आपको पता ही है, ठीक है, 1/2 CV हाफ CV स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए टू कंडक्टिंग स्फीयर, दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं और इनको हमने क्या किया, आपस में कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से क्या करेक्ट है। तो वो कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द टू स्फीयर रिमेन कंजर्व। तो दो स्फीयर की एनर्जी की बात हो रही है। टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी मगर दो स्फीयर की एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। मतलब एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है। ठीक है, टू कंडक्टिंग स्फीयर सेपरेटेडली चार्ज, अलग अलग चार्ज है इनके पास। ठीक है, और इनको कनेक्ट कर दिया गया तो एनर्जी का तो लॉस होगा। तो मतलब जितनी एनर्जी पहले इसके पास थी प्लस दिस, अब बाद में एनर्जी जो है वो कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। तो टोटल एनर्जी स्फीयर की जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी। तो इसका आंसर जो है ए तो नहीं आएगा। अब आगे बात करें, टोटल एनर्जी एंड टोटल चार्ज कंजर्व, बोथ द टोटल एनर्जी एंड टोटल चार्ज, तो एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगी, ये भी हो गया। तो ऑप्शन सी भी सही नहीं है। द टोटल चार्ज ऑन द टू स्फीयर इज कंजर्व, तो चार्ज तो हमेशा ही कंजर्व रहता है। तो इसका आंसर आएगा बी। और चेक करते हैं, फाइनल पोटेंशियल इज ऑलवेज द मीन, तो इसका पोटेंशियल मीन में नहीं होगा। जब भी दो अलग अलग स्फीयर को कनेक्ट करेंगे तो इसका पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल आ जाता है, मीन पोटेंशियल नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, द टू इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर, रेडियस आपको दे रखा है 20 और दूसरे का दे रखा है 25 और उनके पास चार्ज क्या है, इक्वल चार्ज है, कनेक्टेड बाय द कॉपर वायर। अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि चार्ज इक्वल चार्ज दिया गया, ठीक है, मगर रेडियस अलग अलग है। एक का रेडियस है 20, ठीक है, और एक का रेडियस है 25। तो अगर मैं बात करूं सरफेस चार्ज डेंसिटी इनकी अलग अलग होगी, क्योंकि आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, एरिया दोनों का अलग अलग है, सरफेस एरिया, तो इसका मतलब सिग्मा भी दोनों का अलग अलग होगा। तो इसके पास चार्ज हुआ Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और इसके पास क्या हुआ Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हो गया कैंसल। अब कनेक्ट करेंगे तो आपको ये तो पता है कि चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, कनेक्ट करेंगे तो आपको ये तो पता है कि चार्ज फ्लो करेगा। आप हमें बताना है कि चार्ज ज्यादा किसके पास होगा। तो ये रिलेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये कब होगा रिलेशन, जब दोनों का पोटेंशियल हो जाए सेम। तो Q1 R1 इक्वल टू Q2 R2 डिवाइडेड बाय R2। तो पहले का जो रेडियस है वो क्या है, Q1 डिवाइडेड बाय 20 और ये Q2 है तो ये क्या आएगा, Q2 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 25। तो इसका मतलब ये टर्म जो है लेस देन 1 है, तो 20 अपॉन 25, तो ये टर्म होगी लेस देन 1। तो इसका मतलब Q1 अपॉन Q2 भी क्या हो गया, लेस देन 1। तो मतलब Q1 इज लेस देन तो Q2, तो Q2 जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, Q2 ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू Q1। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, चार्ज ऑन, देखो Q2 ज्यादा होगा, 25 वाले पे चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, एज कंपैरिजन टू 20। तो ये क्लियर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखें, 8 ड्रॉप्स ऑफ द मर्करी इक्वल रेडियस, मतलब आपके पास 8 ड्रॉप्स है मर्करी की। ठीक है, और इनको कंबाइन करके आपने एक बिगर ड्रॉप बना दी और इसका जो रेडियस है आर है और चार्ज, इसका जो रेडियस है स्मॉल आर है और इसके पास चार्ज क्या हो गया क्यू। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि इनका जो वॉल्यूम है वो रहेगा सेम। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8,
8 क्यों किया? क्योंकि इन 8 का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है, तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये 4/3 कैंसिल हो गया। अब आपके पास आर कितना आया? आर बिकम्स 2r। ठीक है, तो आपको पता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला, ये पहले था स्मॉल का, यहाँ पे एस लिख देता हूं, और बिगर का अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो ये 2r यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो बिगर ड्रॉप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिख दूंगा 2r। तो इसका मतलब ये हो गया 2 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और आपको ये तो नजर आ ही रहा होगा कि ये जो आप कैपेसिटी देख रहे हैं ये किसकी कैपेसिटी है? स्मॉल ड्रॉप की है। तो इसका मतलब बिगर ड्रॉप की कैपेसिटी पहले से डबल हो जाएगी। 12 देखिए, अ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी हमें दे रखी है और वोल्टेज भी दे रखी है, तो एनर्जी आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल फॉर्मूला है हाफ सी वी स्केयर। तो ये हो गया हाफ, और आपको पता है कि यहाँ पे 50 माइक्रोफेरेड है, तो 10⁻⁻⁶ और वोल्टेज है 10, तो ये 10 होल स्केयर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा ए, करेक्ट है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करके देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कंडेंसर गेट पंचर्ड। कहते कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, कितने पोटेंशियल पे वो पंचर हो जाता है? पंचर का मतलब समझे इसमें, यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है, कोई भी प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और इसके अंदर आपने ये एटम पहले बाहर था, जैसे ही आपने इस एटम को अंदर रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके इस साइड पे आ जाएंगे और पॉजिटिव इस साइड पे। ठीक है, अब थोड़ा सा पोटेंशियल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। जैसे ही आप इनको इंक्रीज करेंगे तो इसकी शेप हो जाएगी चेंज, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और दूर हो जाएगा। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे तो ये थोड़ा सा और दूर हो जाएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से एक इतना पोटेंशियल आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, और इसी को बोलते हैं पंचर होना, और इसी को बोलते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब कम से कम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे कि उसका इलेक्ट्रॉन ना निकले, ये उसकी स्ट्रेंथ होती है। और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगर आप अप्लाई करोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि कोई पैरेलल प्लेट, ठीक है, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 50 दे रखी है, और इस ऑयल के अंदर रखेंगे तो कैपेसिटी बढ़ गई, तो आपको उसका के बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला है तब का जब इसके अंदर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसकी जो कैपेसिटी है आपको दे रखी है 50। ठीक है, 50 माइक्रोफेरेड इसकी कैपेसिटी दे रखी है जब उसके अंदर एयर प्रेजेंट है। अब जब उसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है तब ऑयल के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? एप्सिलॉन ए बाय डी। और आपको ये पता है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के होता है। तो इसका मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दें? के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, अब इन दोनों को करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो सी एयर अपॉन सी ऑयल। ठीक है, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा, ये ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और नीचे 1/k आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ऑयल विच इज इक्वल टू के एयर। ठीक है, तो इसमें से आप क्या करेंगे? सी ए की वैल्यू पुट करें सी ऑयल की, क्योंकि ऑयल के अंदर हमें कैपेसिटी दे रखी है। उन्होंने कहा है कि ऑयल के अंदर जो कैपेसिटी है वो 110 माइक्रोफेरेड दे रखी है। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको पता है, दोनों वैल्यू आपको पता है, तो 50 डिवाइडेड बाय, ठीक है, सॉरी, एयर के अंदर कैपेसिटी है 50, तो ये 50 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, तो ये आएगा आपका 1/k के इक्वल, और आपको तो यहाँ पे k फाइंड करना है, तो k किसके इक्वल आएगा? 110 डिवाइडेड बाय 50, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2.20। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो इसका आंसर है डी। सेपरेशन इतनी दे रखी है, एरिया, अब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने आपको करवा रखा है, तो इसका आंसर आएगा सी। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। तो नेक्स्ट चलेंगे, कल करेंगे इसके आगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।